त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में और हमने कंप्लीट किया था यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर समझने वाला भी है और इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो याद रखनी है। याद रखने वाली चीजों के लिए हम निमोनिक्स और ट्रिक्स बताएंगे जो आपको याद करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे इंट्रोडक्शन में कि क्या रीजंस थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, और दूसरी बात हिस्ट्री में हम जानेंगे कि कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए, उनके मेरिट्स के बारे में भी जानेंगे, डिमेरिट्स के बारे में भी जानेंगे, और आखिर में आज हम बात करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम शुरू करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, चूंकि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस था नहीं, हमने टेक्सोनॉमी भी पढ़ा, हमने सिस्टमैटिक्स भी पढ़ा, हमने टेक्सोनॉमी कैटेगरीज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, और बायोडाइवर्सिटी में हमने ये भी जाना कि 17 से 18 लाख स्पीसीज और उनकी वेराइटीज हमारे प्लेनेट अर्थ पे प्रेजेंट हैं, और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो अभी डिस्कवर होना बाकी है। तो इन सब के लिए कोई सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, इजी करने के लिए स्टडी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और दूसरा रीजन ये था कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, जो शुरुआत में जो क्लासिफाई किया जाता था ऑर्गेनिज्म को बहुत पहले, तो उसमें क्या किया जाता था कि जो नीड्स होते थे हमारे, जो प्रैक्टिकल यूजेज में जिसकी जैसे जरूरत पड़ती थी उस हिसाब से हम क्लासिफाई कर लेते थे, कोई साइंटिफिक अप्रोच यूज करते ही नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, चूंकि साइंस है, प्योरली साइंटिफिक होना चाहिए, तो साइंटिफिक बेसिस का कोई क्लासिफिकेशन था नहीं पहले, तो इसलिए जरूरत पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, और जरूरत पड़ी कि कोई ऐसा अप्रोच आए जो साइंटिफिक हो। तो इसमें जो साइंटिफिक अप्रोच में सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया था वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने स्टडी की। उस आधार पे इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ये इनके साइज के बेसिस पे इन्होंने किया था, जो सबसे बड़ा उसको ट्रीज और जो सबसे छोटा उसको हर्ब्स। तो ऐसे था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन प्लांट्स के लिए। और एनिमल्स के लिए इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, जिनमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड पाया गया उनको इन्होंने एक ग्रुप में कर दिया, और जिनमें नहीं पाया गया उनको एक ग्रुप में कर दिया। ठीक, और क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री में ही दूसरा नाम आता है कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया उसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्होंने सारा झंझट ही खत्म कर दिया। भाई लाओ, हम एक को प्लांटी बोल देते हैं, एक को एनिमेलिया बोल देते हैं। इन्होंने प्लांटी में क्या किया, जितने भी प्लांट्स थे उनको ऐड कर दिया, और एनिमेलिया में इन्होंने जितने भी एनिमल्स थे उनको ऐड कर दिया। तो ये था इनका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। समय के साथ साथ इसमें बहुत सारी खामियां आते गई, डिमेरिट्स आते गए, इसलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इनएडिक्वेट माना गया और रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, और जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकी तो 2 किंगडम था ही पहले से, थोड़ी और मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में इन्होंने स्टडी की, और इन्होंने ऐड किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने एक अलग किंगडम में ऐड कर दिया, उस किंगडम का इन्होंने नाम रखा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा आया, अर्नस्ट हैकेल ने लाया प्रोटिस्टा को, यूनिसेलुलर जितने भी थे उनको ऐड कर दिया। ठीक, और जो चौथा क्लासिफिकेशन यानी कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ये कोपलैंड के द्वारा आया। इन्होंने जब क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया तो इन्होंने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट का भी कंसेप्ट ला दिया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उनको प्रोटिस्टा में ऐड कर दिया, और जो प्रोकैरियोट्स थे एक और अलग से किंगडम बनाया उन्होंने प्रोकैरियोट्स के लिए, मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोट्स के लिए। ठीक, हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अभी हम जानेंगे कि कौन सा नया किंगडम ऐड हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक, तो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, ये आया था 1969 में। ठीक, तो जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था ये सन 1969 में आया था,
और इसमें ऐड हुआ था फंजाई, ठीक। तो इसमें मोनेरा जैसे पहले था, जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे वो मोनेरा में, जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो प्रोटिस्टा में, और फंजाई में ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट्स थे, तो सब एक अलग किंगडम बन गया फंजाई। बाकी प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम तो था ही, ठीक। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें एडिशन हुआ फंजाई का। और उसके बाद से जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था कार्ल लूइस के द्वारा, इसको हम हायर स्टडीज में भी पढ़ेंगे, सीआरटी में थोड़ा मेंशन है तो बता दे रहा हूँ। तो मोनेरा जो किंगडम था इसमें ऐड क्या किया, थोड़ा डिवीजन हुआ, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक। और इसमें जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें आर्किबैक्टीरिया आ गए, ठीक। और दूसरा आ गया इसमें पीयू बैक्टीरिया, ठीक। तो जितने भी ओल्ड बैक्टीरिया थे उनको आर्की बैक्टीरिया में इंक्लूड किया गया, और जितने भी मॉडर्न बैक्टीरिया मतलब रिसेंट तो वाले न्यू बैक्टीरिया में आ गए। तो यही क्लासिफिकेशन आया 6 किंगडम में, यही इंप्रूव हुआ। मोनेरा को हटा के मोनेरा की जगह 2 आ गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो ये 2, बाकी 4 तो थे ही। तो ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हमने एरिस्टोटल से लेके ये कार्ल लूइस तक हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो हम जानेंगे आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर जरूरत क्यों पड़ गई इतने क्लासिफिकेशन सिस्टम की, क्यों नहीं हम 2 ही किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे रुक गए। आखिर वो भी तो साइंटिफिक अप्रोच से ही था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने आर.एच. व्हिटेकर के आगे भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक मॉडिफिकेशन किया, स्टडी किया। तो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन का जो स्टडी पैटर्न था वो चेंज होते गया, साइंटिस्ट ने और इम्प्रूवमेंट की और साइंटिफिक अप्रोचेज लगाए, तो वैसे वैसे क्लासिफिकेशन चेंज होते गया। पहले से एरिस्टोटल से हम पहुंच गए सीधे कार्ल लूइस पे, लेकिन जो सबसे रिसेंट है और जो सबसे कॉमन है वो हम आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो ये रहा अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम। जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए बेसिकली 2, 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए। आखिर इनमें डिमेरिट्स क्या थे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और फर्दर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें बहुत डिमेरिट्स थे। आसान तो था ही, प्लांट्स और एनिमल्स को अलग कर दिए, कैटेगराइज कर दिए, सारा झंझट खत्म। लेकिन इसमें डिमेरिट्स बहुत थे। इनमें ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया, ना ही फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में, और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं था, ठीक। इसलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक। और जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया इसमें थोड़ा यूनिसेलुलरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया गया, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया, ठीक। और जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ, और इसमें ऐड किया जाने लगा, जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जितने थे वो प्रोटिस्टा में ऐड हो गए, और जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए मोनेरा एक अलग से किंगडम आ गया। तो यानी कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में भी डिस्कशन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के आते आते होने लगे, ठीक। तो ये था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक के डिमेरिट्स। और अब हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बहुत ही एडवांस और बहुत ही परफेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि जो डिमेरिट्स आने लगे इन सब किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो ऐसा नीड हुआ, समय की जरूरत पड़ी कि भाई बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से ऊपर उठिए और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स चूज कीजिए, स्टडी कीजिए जिससे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट हो। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो स्टडी की उसमें उन्होंने ना ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, और साथ ही उन्होंने कंसीडर किया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो इसलिए आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन एकदम परफेक्ट और अभी तक पढ़ा जाने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, ठीक। जो आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बेसिस क्या थे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मतलब जो 5 बेसिस के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि कैरेक्टर्स ऑन विच आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन लाइज, मतलब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसी में से क्वेश्चन आते रहते हैं, और 4 मतलब ऑप्शन रहेंगे उसमें से कोई एक कैरेक्टर नहीं दिया रहेगा, वही पूछ लिया जाएगा।
इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसी मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक, तो इसको याद करने के लिए हमने एक सिंपल ट्रिक CST PNR आपने ट्रेन का स्टेटस चेक करते ही होंगे, आप जानते ही होंगे PNR। तो CST PNR करके हम याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे जितने भी मतलब इस कोड से कैरेक्टर्स को। तो पहला जो CS है इससे हम याद रखेंगे सेल स्ट्रक्चर। ठीक, सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें। आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इसके बारे में स्टडी करके अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक, दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वही अपना एंसेस्ट्रल हिस्ट्री उस आधार पे। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है कि हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। ठीक, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आप जानते ही हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल, ये सब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए। ठीक, तो ये था आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर्स जिसपे क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है CST PNR से। अभी हमने बताया सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये थे पांचों कैरेक्टर्स आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के। इसमें इन्हीं सब कैरेक्टर्स के स्टडी करके आरएच विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया। ईयर भी याद रख सकते हैं आप, 1969 में। ठीक, तो ये था आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन इतना फेमस और इतना इम्पोर्टेंट है। विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये जब आया इसने पुराने जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे सबके प्रॉब्लम को दूर कर दिया। ठीक, तो विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के आने के बाद जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, मॉसेज हो गए, फॉर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, सब के सब एक ही ग्रुप में थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल प्रेजेंस। तो सेल वॉल प्रेजेंस जब विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो इसमें चेंज हुआ, क्योंकि जो ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें देखिए डिमेरिट्स कितने थे। इससे क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ आ गए, ये पहला डिमेरिट हो गया। और दूसरा डिमेरिट ये था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी एक ही में आ गए, जैसे क्लेडोमोनास हो गए, क्लोरेला हो गया, ये सब एक ही ग्रुप में आ गए। ठीक, तो ये भी डिमेरिट था। और तीसरा डिमेरिट था जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए कि हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, जैसे फंगाई हो गया, इसको रख दिया गया किसमें, हेटेरोट्रोपिक में, ऑटोट्रोपिक में ग्रीन प्लांट्स, तो इन सबको एक ही में रख दिया गया था। हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक में कोई ग्रीन प्लांट्स हो गए, उनके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है और इसके सेल वॉल के कंपोजिशन में काइटिन पाया जाता है हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म फंजाई में। ठीक, तो ये था जो क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया इन सभी ड्रॉबैक्स को दूर कर दिया। उन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग किंगडम मतलब आ गया मोनेरा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटिस्टा आ गया, और फंगस के लिए भी अलग किंगडम आ गया जो सेप्रोफाइट्स में आ गए। तो उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी खूब ध्यान में रखा और एक अलग किंगडम ही बना दिया सेप्रोफाइट्स के लिए। ठीक, और प्लांटी और एमेलिया किंगडम तो थे ही। अब हम आगे बात करेंगे विटेकर क्लासिफिकेशन के जो पांचों किंगडम है उनके बारे में हल्का हल्का जानेंगे और आगे मोनेरा के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आज हमने इंट्रोडक्शन में जाना कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो पहला रीजन ये था कि बायोडाइवर्सिटी इतनी वास्ट है इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। दूसरा रीजन ये कि जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो हमारे नीड्स पे और प्रैक्टिकल यूज पे थे, तो ये भी मतलब बिना साइंटिफिक अप्रोच के थे, तो इसलिए जरूरत पड़ेगी क्लासिफिकेशन सिस्टम की। उसके बाद हमने हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री में हमने 6 साइंटिस्ट के बारे में पढ़े। हमने जाना कि सबसे पहले जो साइंटिफिक अप्रोच आया क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो एरिस्टोटल के द्वारा आया। फिर उसके बाद से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया कैरोलस लिनियस के द्वारा जो प्लांटी और एनिमलिया किंगडम था। फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नस्ट हैगल के द्वारा, उसमें प्रोटिस्टा ऐड हुआ। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनेरा ऐड हुआ जो आया था कोपलैंड के द्वारा। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके बारे में आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया
उसमें फंगस को भी ऐड किया गया, सेप्रोफाइट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखा गया। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्लूस के द्वारा उसमें कुछ खास हुआ नहीं, उसमें मोनेरा के लिए 2 आ गए और डोमेन आ गए, उसमें आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में एंशिएंट और ओल्ड बैक्टीरिया को ऐड किया गया और मॉडर्न बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में। ठीक, तो ये था मतलब जो भी हिस्ट्री में हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, उसके बाद से हमने डिमेरिट्स जाने, जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे 2, 3 और 4 किंगडम, उसमें हमने जाना कि फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, ना ही यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई डिफरेंशिएशन था, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। तो ये डिमेरिट्स थे क्लासिफिकेशन सिस्टम के। और हमने आखिर में जाना कि आखिर क्या मेरिट्स थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, और क्या इसमें खूबियां थी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इतना सक्सेस रहा और इतने अभी तक इसके बारे में स्टडी की जाती है। तो ये भी हमने जाना कि मतलब शुरुआत में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत डिमेरिट्स थे, इसलिए इन सभी डिमेरिट्स को दूर कर दिया किसने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने। तो इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना सक्सेसफुल रहा। ठीक, तो आगे लेक्चर में हम बात करेंगे विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम और मोनेरा के बारे में, तो जुड़े रहिए।